Assalamualaikum, good morning, subah bakhair and congratulations to Peshawar and Peshawar Zalmi. And everybody rooting for Peshawar, बल्कि क्योंकि हमारी अपनी टीम है तो हम सारों को ही बहुत मुबारक हो कि हमारी ज़बरदस्त टीम जीती है. And congratulations to Hyderabad Kingsmen as well. Because debutant थे, फाइनल तक पहुंचे. What an incredible journey it has been for them as well. एलिमिनेटर जब हैदराबाद उसमें जीता ओवर द वीकेंड, क्योंकि उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई, तो उनकी जीत तब हो चुकी थी. मतलब इट वाज सच अ ब्यूटीफुल विन, और जो उनकी खुशियां थी, मतलब इट वाज शॉक एंड ऑ उनके ऊपर कि हम पहली बार आए हैं इनटू द टूर्नामेंट और हम सेमीफाइनल तक पहुंच गए हैं, बल्कि फाइनल तक पहुंच गए. एंड आई थिंक दे वर वेरी डिजर्विंग एज वेल. बट जब हम कहते हैं ना मे द बेस्ट टीम विन, तो बेस्ट टीम डिड एक्चुअली विन, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ना सिर्फ कल के मैच में इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से आउटक्लास किया अपने हरीफ को, इन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट अपने हरीफ को, कोई भी हरीफ हो उससे अपने सामने टिकने नहीं दिया. सो उनका वो जर्नी कंसिस्टेंट था, एक टीम वर्क नजर आया. और जाहिर है हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे भी बात करेंगे, लेकिन क्या रंग तकरीब भी थी बहुत ही. और क्या मतलब द स्टेडियम संडे for Pakistan yesterday. To watch on TV and of course जो वहाँ लाहौर में खदाफी स्टेडियम में थे, उनकी तो खैर बहुत ही मतलब मौजे because they were performances and they were acrobats and a lot was happening. There were fireworks which were beautiful fireworks as well. और मौसम का वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता. मौसम भी ठीक ही था. हाँ, 24, 25, 27 इस तरह ये सब कुछ हो रहा हो तो मौसम वैसे ठीक हो जाता है. It was quite pleasant in Lahore last night. और पेशावर ज़ल्मी की ये सेकंड टाइटल हो गया. So they have also joined the league of Islamabad and Lahore. पेशावर ज़ल्मी की तरफ से वैसे तो खेल रहे थे, लेकिन बाबर आजम लाहौर में हो क्योंकि ही इज़ अ लाहौरी, और उनकी टीम जीते तो आपको पता है फिर लाहौर की अनवेवरिंग सपोर्ट होती है टुवर्ड्स बाबर आजम, और वो कल नजर भी आ रही थी हो गया. ऑल्दो उनकी परफॉर्मेंस खुद की कोई नहीं रही खास, बट उन्होंने अपनी टीम को तो जितवा ही दिया PSL 11. सो डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू हिम. लेकिन लाहौरियों को मतलब हर किस्म का मजा मिल गया कल संडे को. तो उन्होंने बाबर आजम को भी इन एक्शन देख लिया, टीम भी जीत गई, उनकी टीम देख ली उन्होंने, लेकिन बाबर आजम की फॉर्म जरूर वापस आ गई. मतलब फॉर्म भी वापस आ गई, तरीके से वापस आई है. भी हो रही थी. फिर आतिशबाजी भी देख ली, फिर आतिफ असलम भी देख ली है, फिर आयमा बेग भी देख ली, फिर साबरी सिस्टर्स भी थी, फिर अली अजमत भी थे, फिर आरिफ लोहार साहब भी थे, फिर वो जो सफेद गुब्बारे पे एक्रोबैट थी जिनको आपने बड़े गौर से देखा. नहीं, वो बड़ा शानदार वो मंजर था आई एम श्योर, और वो बहुत से लोगों ने और भी इंजॉय किया होगा. वो पूरे स्टेडियम में करतब दिखा रही थी और फिर वो ट्रॉफी वसीम अकरम के हवाले करती हैं, तो इट वाज क्वाइट फन, एंटरटेनिंग. ऑफ कोर्स एंटरटेनमेंट, मनोरंजन जो था ना वो भरपूर था. सो एवरीबडी हु वॉच्ड इट ऑन टीवी और हु वाज लकी इनफ टू बी देयर इन द स्टेडियम, उन्होंने वो पैसा वसूल टाइप एंटरटेनमेंट जो थी, और मैच भी था, एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट. सो कांग्रेचुलेशंस टू PSL के CEO सलमान नसीर, to the whole team of PSL, PCB, Chairman PCB, and certainly Peshawar and Hyderabad as well. So हम अच्छा, अब शानदार ऑल राउंडर जो थे ना उनकी कुछ परफॉर्मेंसेस एरन हार्डी की बात करेंगे. उनकी परफॉर्मेंस बड़ी काबिल जिक्र थी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का भी स्टार्ट जरा डामाडोल ही था. और जिस तरह हैदराबाद किंग्समैन ने शुरू किया था तो हमें लग रहा था वो शायद बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हो जाएंगे. उनका अच्छा ही चला था पावर प्ले, लेकिन उसके बाद एक के बाद बीच के 3 ओवर जो थे वो खौफनाक, हौलनाक ख्वाब, डरावना ख्वाब बन के उनके लिए साबित हुए. और उसके बाद मामला जैसा था वो आपके सामने रहा कि उन्होंने सिर्फ 129 रन बनाए, जो 16वें ओवर में ही पेशावर ज़ल्मी ने हासिल कर लिए थे. अच्छा, प्लेयर ऑफ द मैच एरन हार्डी रहे, 56 रन बनाए थे इन्होंने, नॉट आउट रहे, 4 विकेटें भी इन्होंने हासिल की. बेहतरीन ऑलराउंडेड परफॉर्मेंस थी इनकी. फिर कुछ और अवार्ड्स का भी जिक्र कर ले. पेशावर ज़ल्मी के स्पिनर हैं सुफियान मकीम, जिनकी हमारे शो पे और जियो पे ओवरऑल बहुत पहले से बात होती आई है, और बहुत से लोग इनका नाम लेके ये सवाल करते थे कि सुफियान इज़ एन एक्सेप्शनल टैलेंट, उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा. और सुफियान मकीम ने यह साबित किया PSL 11 में कि वो एक्सेप्शनल हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें भी हासिल की और 22 विकेटें हासिल की हैं. फजल महमूद कप के हकदार करार पाए हैं, जबकि लीग के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी इन्होंने ही हासिल किया है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द लीग. अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि पेशावर ज़ल्मी की ऑब्वियसली जो कैप्टन है बाबर आजम, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी उनकी 588 रन बनाने पर हनीफ मोहम्मद कैप के साथ गोल्डन बैट भी दिया गया. तो लिहाजा बहुत सी चीज़ें जो थी वो होती रही. सो अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स वर आल्सो मेड, अ लॉट ऑफ गुड क्रिकेट वाज आल्सो प्लेड. तो माना कि जो शुरू में आपको पता ही है लास्ट 4 मैचेस में ही स्पेक्टेटर्स जो हैं दे वर अलाउड इन द स्टेडियम. अदरवाइज हमें बड़ा अफसोस था कि मतलब इतने फैनफेयर के साथ कोई चीज़ स्टार्ट हो और फिर इतना कुछ हो गया कि लोग नहीं जा पाए टू बी अ पार्ट ऑफ इट. लोगों को शौक, ऑब्वियसली हम सारों को शौक है भी स्टेडियम में जाके देखना,
लेकिन दैट वाज मेड अप इन द लास्ट 4 मैचेस। हाँ जी, और फिर तो क्राउड का तो आप ना ही गया। पूछिए, मतलब लोग शाम 4-5 बजे से पहले से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। 6 बजे तक द स्टेडियम वाज जैम पैक्ड। लाहौर क्या खूबसूरत मंजर भी पेश कर रहा था, और मौसम भी आपको पता है लाहौर में मई कैन बी रियली I mean, it can be a killer. It So can it be a wasn't killer. that bad. लेकिन Let's just put नहीं it that था, way. नहीं था नहीं बुरा। था। So it was a pleasant evening in Lahore, and फिर लाहौरियों हाउसफुल। वो नजर आ रहा है, आप सामने जरा देखें, हाउसफुल तो ऐसा था, और जो शोर था, मतलब इट वाज आई एम श्योर क्वाइट अ चैलेंज फॉर द कैप्टन्स टू कम्युनिकेट विद देयर टीम्स। लेकिन हमारे साथ आज ग्रैंड फिनाले के बाद 3 मेहमान हैं। याह्या भाई ने हमें किया है, राशिद लतीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्श and भी हमारे सिकू जी भी साथ मौजूद हैं। Where do you want to start with? हम राशिद भाई से शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, गुड मॉर्निंग। इट हैज बीन एन इवेंटफुल इवनिंग इन लाहौर लास्ट अच्छा नाइट। राशिद भाई, हम कहते हैं ना मे द बेस्ट टीम विन, बिकॉज फिर वो एंड में दोनों ही बड़ी कमाल की टीम थी। मतलब जो धुआंधार परफॉर्मेंसेस करके हैदराबाद भी सारों को पीछे छोड़ के आगे आया है, एंड ऑफ कोर्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी तो चल ही रही थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो बेस्ट टीम ही जीती है फिर इवेंचुअली तो जी बेस्ट टीम जीती, और सबसे पहले सबको मुबारक हो, कामयाबी से टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। क्योंकि बहुत सारे हालात हुए थे इस टूर्नामेंट से पहले, चेंज हुए, शेड्यूल चेंज हुए, 2 वेन्यूज किए, पब्लिक नहीं आ सकती, आखिर में आपने हाउसफुल देखा। और पेशावर ज़ल्मी वाकई में डिजर्व करती थी, और जिस तरह से पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो खेले, वो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आए। और फाइनल में नो डाउट हैदराबाद ने बड़ी ट्राई की, बड़ी कोशिशें की उन्होंने, लास्ट 6 मैचेस जैसे खेले, और फाइनल का स्टार्ट भी बहुत अच्छा था उनका। और 69 रन थे उनके, 2 आउट थे और 6 ओवर थे। उसके बाद 10 से 15 बॉल के ऊपर पूरा गेम चेंज हो गया। 2 रन बिल्कुल, शुरू में बड़ा प्रेशर उन्होंने डाल के रखा। अच्छा, इतने कम टोटल के बाद भी उन्होंने, जब उनकी बारी आई फील्डिंग की, तो उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की और पहले ओवर में 2 विकेटें ली। जी, वहां पे भी एक चांस हो गया था, फिर उसके बाद मेंडिस का एक रन आउट था, क्लोज कॉल थी, वो फिर उनकी फेवर में गया, तो वो विकेट अगर गिरती तो फिर काफी चीजें चेंज होती हैं, लेकिन फिर भी रन बहुत ज्यादा नहीं थे। और इनकी बैटिंग लाइनअप अगर देखते हैं कि काफी लंबी थी, अभी इफ्तिखार भी बाकी थे क्योंकि फरहान यूसुफ आ चुके थे, तो हार्डी को क्रेडिट जाता है। अब लगता ये है कि सब कुछ ही पेशावर ज़ल्मी ने ले लिया था। बेस्ट स्पिनर इनके पास था, बेस्ट बैट्समैन इनके पास थे, बेस्ट ऑलराउंडर भी इन्हीं के पास लगता था, क्योंकि उन्होंने देखें अब ये तो सबके लिए ओपन चॉइसेस थी ना। वो पेशावर ज़ल्मी ने अच्छा चूज किया, अच्छा पिक किया, बाकी सबके लिए भी तो ये मौके मौजूद थे। अब बाकी टीमें भी जाहिर है इसके बाद सोचेंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मोमेंटम जब बनता है, जिस तरह से खेलते हैं और जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस थी, सारी चीजें उनकी फेवर में गई, और क्रेडिट जाता है पेशावर ज़ल्मी। जैसे हमने पहले भी बात की कि इनकी जो पिक थी, इनकी चूज थी, और जो कॉम्बिनेशन बनाया, जिस तरह से खेले, और ये मेरे ख्याल से डिजर्व करते थे। और पहले मैच से ही एक्चुअली नजर आना स्टार्ट हो गया था उनकी स्ट्रेंथ, जो जरा हट के थी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एवरीबडी एल्स एज वेल। अच्छा सिकंदर, योर थॉट्स, ऑफ कोर्स बेस्ट टीम, कंसिस्टेंट टीम जीती है, लेकिन हैदराबाद जहां से आई, देखिए नई टीमों के लिए जो पिंडीज थी और हैदराबाद थी, हम पहले ही उनको रूम दे रहे थे कि उनको अभी टाइम लगेगा। नेचुरली दे हैव जॉइंड इन द 11th सीजन, 10 सालों की बाकियों की एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन हैदराबाद ने तो कोई टाइम नहीं लगाया आगे आने में। देखिए, सबसे पहले तो जैसे राशिद ने बोला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुबारक, उन्होंने ये कामयाब टूर्नामेंट करा दिया, वेरी वेल डन। आखिरी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा, जब क्राउड को एंट्री दी है तो बहुत ही अच्छा हो गया, उसमें सोने पे सुहागा हो गया। वेरी वेल डन, मुबारक हो आपको। और जिस तरह नकी साहब कह रहे थे कि जी हम अगले साल और भी इससे बेहतर करेंगे, ऑल द बेस्ट। दूसरी मुबारकबाद ये, वो दूसरी मुबारक बाबर आजम कि वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड इन डोमेस्टिक क्रिकेट। और दूसरा कि पहली दफा अपनी जिंदगी में, जब से वो अंडर 19 के भी कैप्टन थे, वहां से लेकर अब तक कभी इन्होंने कोई ट्रॉफी नहीं उठाई थी। आज कल जो है उन्होंने पहली दफा उठाई ट्रॉफी, वो भी डोमेस्टिक की है, तो ऑल द बेस्ट। हो सकता है कि आपको कप्तान बनाया जाए तो आप इंटरनेशनल भी ट्रॉफी उठाएं, मगर आपकी जिंदगी की पहली ट्रॉफी आपको बहुत बहुत मुबारक। अब मैच के ऊपर आते हैं, तो जो मैच था कल, हैदराबाद जैसे अभी राशिद ने बोला कि बड़ी लड़ झगड़ के वो पहले 4 मैच हारा, नई टीम थी सेट। मगर आप लोग जब नई टीम कहते हैं ना, ये नई टीम है, तो मैं इससे ये पूछता हूँ कि जो खेलने वाले लड़के वो तो प्रोफेशनल्स हैं। अच्छा, नए कॉम्बिनेशन की चले हम बात कर रहे हैं, हम नई टीम नहीं कर रहे, मतलब बिल्कुल ही कोई कोरे नहीं आके बैठे हुए, बट गेटिंग दीज वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स टुगेदर to play for one team under a new name with a new franchise.
बिल्कुल, मगर ये कि जो लड़के हैं प्रोफेशनल्स हैं, वो करोड़ों रुपए के खरीदे गए हैं, एक को 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ में खरीद के उनको लाया गया है, तो उनको और हर जगह खेलते हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान में खेल रहे हैं, दुनिया में हर जगह खेल रहे हैं। तो उसके बावजूद नई टीम थी और ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस टीम होती है उसका फर्क पड़ता है, वो उन्होंने मिलकर बहुत अच्छा खेला। जो मैच था कल वो 2 ओवर के अंदर तब्दील हो गया था हैदराबाद के लिए, बिल्कुल 2 ओवर में। अब उनके थे छठे ओवर में 66 for 2, सॉरी 69 for 2, 69। 7th ओवर में उनके हो गए 72 for 4, अमेजिंग, 2 आउट हुए। फिर 8th ओवर में 77 for 6। अब हालात वाकई बदल गए और जज्बात भी बदल गए, बिल्कुल वही हुआ उनके साथ। ये पीछे कौन बोल रहा था? 7th और 8th ओवर में उनकी 4 विकेटें गिर गई, यानी कि आपके 2 ओवर में 4 विकेटें गिर जाए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद थोड़ा नर्वस हो गया है, रन बनाने के लिए इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, पता नहीं क्या हो गया था। थोड़ा सा मतलब वो पेशेंस के साथ काम करते तो वो निकल जाता है, मगर 7 और 8 ओवर ने पूरे हैदराबाद की डेस्टिनी बदल दी, और उसके बाद फिर कोई नहीं रुक सका। अच्छा, अब इसके बाद होते हैं ना भाई, वी हैव टू बिल्कुल ये 7 और 8 ओवर में पूरा गेम तब्दील हो गया, और ये 2-3 ओवर थे जो बिल्कुल डिसाइसिव साबित हुए, हैदराबाद के हाथ से गेम निकल गई। लेकिन इसमें ज़ाहिर है मुखालिफ टीम की स्ट्रैटेजी भी तो होती है ना, उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। हम सिकंदर सेकंड पार्ट पे आपसे बात करेंगे, लेकिन याया आपको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। जब हैदराबाद के 69 for 2 थे और उसके बाद उनकी विकेटें पै दर पै गिरती चली गई, तो जहां हम हैदराबाद की बुरी परफॉर्मेंस का जिक्र कर रहे हैं, मतलब उसके बाद से ऑनवर्ड ऐसा लग रहा था हाथ पैर फूल गए, वहीं मुखालिफ टीम के कप्तान ने भी तो अपनी यूटिलाइजेशन, अपने बॉलर्स की यूटिलाइजेशन, अपनी फील्ड प्लेसमेंट को इस अंदाज से किया ना कि विकेटें ली फिर और गेम का पासा पलटा। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला, और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन कल पिच के अंदर कुछ भी नहीं था। और कल चाहे पेशावर ज़ल्मी के पहले ओवर में जो 2 बैट्समैन आउट हुए, इवन कौशल मेंडिस आउट हुए, उनको एक रन आउट नहीं दिया गया। बाकी जिस तरह वेरी नेक्स्ट बॉल के ऊपर कल इफ्तिखार को निकल कर छक्का मारा, मां सदाकत ने लगा कि आज कुछ डिफरेंट मूड में है हैदराबाद किंग्समैन की टीम। लेकिन पहली बार कोई बड़ा फाइनल खेल रहे थे और वाज़ेह तौर पर नजर आया कि बहुत जल्दी में थे और कुछ गलतियां उनसे हुई। लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट जो था वो सुफियान मुकीम का वो बॉल था जिस पर उस्मान खान LBW आउट हुए, वहां से गेम एकदम तब्दील हुआ। वो मैच का सही मानों में टर्निंग पॉइंट था। लेकिन खेल में ये सारी चीजें हो जाती हैं, आपकी विकेटें गिर जाती हैं, खजा रसीदा पत्तों की तरह, माचिस की तीलियों की तरह आपकी विकेटें बिखर जाती हैं। बट साइम अयूब कल टॉप स्कोरर रहे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, उनको मैक्सिमम जहां तक लेकर जा सकते थे। लेकिन जैसे ही 2 ओवर में 4 आउट हुए, ऐसा लगा कि साइम अयूब के कंधे भी झुक गए। ये मैच में हैदराबाद किंग्समैन के लिए एक अफसोसनाक बात थी, क्योंकि 129 रन उन्होंने किए, पहले ओवर में 2 विकेटें गिरी। अगर साइम अयूब थोड़ी सी कोशिश करते 160 165 तक स्कोर को लेकर जाते तो डिफरेंट बॉल गेम हो सकता था। बाकी अगर आप बात करें कप्तान की, तो कप्तानों को कल कुछ करने का मौका मिला नहीं। मानोस लबुशैन को एक मौका मिला था, पहले ओवर में 2 आउट हुए। साइम अयूब को वो लेकर नहीं आए, उनके विकेट टेकिंग बॉलर थे, उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई। ग्लेन मैक्सवेल कल वेरी फर्स्ट बॉल पर वो आउट हो गए, उनके पास एक्सपीरियंस था, उनको यूटिलाइज करना चाहिए था। जिन खिलाड़ियों के ऊपर पेशावर ज़ल्मी बैंक कर रहा था, बाबर आजम, कौशल मेंडिस, वो कल जल्दी चले गए। लेकिन एरोन हार्डी क्वालिफायर के प्लेयर ऑफ द मैच, कल उन्होंने फिर एक और मैन ऑफ द मैच लिया। ये वो सारी चीजें हैं जो इस मैच का लुब्बे लुबाब बयान कर रही है। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि ये 1 साइडेड फाइनल होगा, और कल 1 साइडेड फाइनल हुआ। एक लम्हे पर लगा 40 पर 4 थे कि शायद थोड़ा सा मैच फंसेगा, लेकिन वो जो अब्दुल समद को भेजा पेशावर ज़ल्मी ने, उन्होंने इफ्तिखार को रोका, उन्होंने फरहान यूसुफ को रोका। अब्दुल समद ने ये पहला मैच नहीं फिनिश किया, ये तीसरा मैच था। पहला मैच जो पेशावर ज़ल्मी जीता है रावलपिंडी के खिलाफ 215 चेज करके, उसमें भी इन्होंने बेस्टवेल के साथ बड़ी शानदार पार्टनरशिप की थी। उसके बाद कराची किंग के खिलाफ जब 246 नेशनल स्टेडियम में किए, इन्होंने आकर बहुत अटैक किया था, लेकिन उसके बाद इनकी बैटिंग ही नहीं आई। तो अब्दुल समद ने एक बार फिर कल साबित किया है कि उनके अंदर फर्क है। ऑन द अदर साइड अगर आप किंग्समैन को देखते हैं, इरफान खान न्याजी खेल रहे थे, कल वो रन आउट हो गए। तो ये वो चीजें हैं जो कि यकीनन हमारे क्रिकेट फ्यूचर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो। बिल्कुल है इंपॉर्टेंट। कमिंग टू यू राशिद भाई, अच्छा साइम की हम बात कर रहे हैं, साइम कल चली गए थे तो वो वैसे 17वें ओवर तक टिके रहे और ही वाज द 9th प्लेयर टू गो, बट ही वाज आल्सो, ही केम रियली एट द एंड, तो उसके बाद तो एक ही प्लेयर रह गए थे। प्रेशर भी था जाहिर है,
और जाहिर है आपके इससे पहले जो सारे ओपनर सारे प्लेयर्स आउट होते चले गए। अब बताइएगा, हम इंडिविजुअल टैलेंट्स की भी बात कर लेते हैं। हम सुफियान मुकीम की बात कर रहे हैं और सर्टनली और भी दीगर, इरफान नियाजी की बात कर रहे हैं, दीगर लोगों की बात कर रहे हैं। व्हाट आर योर फाइंड्स फ्रॉम द PSL सीजन 11 राशिद भाई? इसमें मैं तो समझता हूँ सुफियान मुकीम एक दफा फिर सामने आए। वो तो पाकिस्तान से लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे खेले, उसके बाद ड्रॉप कर लिए गए। वही एक ऐसा नजर आ रहे हैं कि वो वापस पाकिस्तान टीम में आ सकते हैं। और अली रजा खुद यहीं पे ड्रॉप हो गए, तो उनकी बात जरूर हो रही थी। मोहम्मद वासिद ने बहुत इम्प्रेस किया है। अगर पेशावर ज़ल्मी की जगह एक अननोन प्लेयर जिसके 6 से 7 टोटल T20 मैच थे, तो उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया कि वो प्लेइंग 11 में लास्ट 7-6 मैचेस में प्लेइंग 11 में आए। बाकी कुछ प्लेयर्स हैं शुरू में परफॉर्मेंसेस दी लेकिन कंटिन्यू नहीं कर सके। समीर मिनाज अभी थोड़ा सा यंग है और वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। फरहान यूसुफ कल उनको एक्सपीरियंस मिला, फाइनल खेले, पहले ही टूर्नामेंट में फाइनल खेले, अच्छी कारकर्दगी है। फैसल अकरम भी खेले हुए हैं, पहले पाकिस्तान के लिए खेले हुए हैं, और मोमिन भी खेले हुए हैं पाकिस्तान में अंडर-19 के लिए। मां सदाकत आए, लेकिन जैसी परफॉर्मेंसेज और बढ़कर आनी चाहिए थी, क्योंकि मंथ अप्रैल था, यहाँ पे पिचेस बहुत साजगार थी बैटिंग के लिए। और देखें स्पिनर्स ने बहुत ज्यादा आउट नहीं किया, सुफियान मुकीम के अलावा पेसर्स भी स्ट्रगल कर रहे थे। यहाँ पे बैट्समैन ने डोमिनेट किया है। तो यंगर प्लेयर्स जितने भी, इनको बहुत अच्छा मौका था, जिसमें साइम मयूब हो जाए या दीगर प्लेयर्स हो जाए, उनको बहुत अच्छा मौका मिला था। अगर हम ये करें, इस PSL 11 से हमें बहुत सारे प्लेयर्स मिल गए, मेरे ख्याल है नहीं मिले। और जो पुराने प्लेयर्स थे उनकी कारकर्दगी स्पेशली फास्ट बॉलर की भी ऐसी नहीं है कि वो कंटिन्यू कर सके नेशनल टीम में। वैसे टूर्नामेंट सक्सेसफुल रहा फ्रेंचाइज के लिए, PCB के लिए, हमारी अवाम मीडिया के लिए, लेकिन प्लेयर्स फाइंड करने के लिए मेरे ख्याल से तो इसमें अच्छा सिकंदर आप भी बताएं अपने व्हाट्स योर टेक ऑन इट, मतलब हु स्टूड आउट फॉर यू, हु जिसको कहते हैं ना किसी ने शाइन किया, उसको वो मौका मिला, तो इस तरह आपको कोई नजर आया कि जिसमें सुफियान तो चले हैं ही ना, वो तो चले, उसके वो तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गए। हु अदर अभी ये कहा गया कि पिच अच्छी नहीं थी, पिच वाज वेरी गुड। नए बॉल के लिए, सीम बॉलिंग के लिए आप देखें जितने भी सीमर्स ने गेंद की है, बाबर को जैसा आउट हुआ, स्लिपें लगी हैं, कैच में कॉट बिहाइंड, तो गेंद सीम हो रहा था। एज अ क्रिकेटर मुझे मजा आया देख करके, पहली दफा जब गेंद सीम हुआ है ऑफ द पिच, सारी टीम गिरने शुरू हो गए। यानी इससे अंदाजा लगाएं कि हमारी जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड ये है कि अच्छी पिच आती है तो ये हशर हो जाता है, जो आपके सामने हुआ है। और ये फैक्ट है, आप उठा के देख लें नए बॉलर्स को, उन्होंने गलती की कि चले उन्होंने इसलिए इफ्तिखार से पहला ओवर करा लिया तो वो आउट करता रहा, तो उसने 21 रन 2 ओवर्स में दे दिए। मगर जैसे ही वो सीमर लाए, नाहिद राणा ने 2 आउट कर दिए, उसके बाद वो हार्डी ने 4 आउट कर दिए, गेंद सीम हो रहा था। हम इसको कहते हैं सीम होना, ऑफ द पिच टक करके जा रहा था, जिसकी वजह से ये सारा कुछ असर हुआ। अच्छा, अब आप जो बात कर रहे हैं कि नए लड़कों को लाने, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कल बहुत खूबसूरत खेला है हार्डी, आपने देखा उसको कितनी खूबसूरत बैटिंग की है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उसकी उम्र है 27 साल और उसने 45 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में 31 वो इंटरनेशनल मैच खेल चुका है। अब्दुल समद 28 साल उसकी उम्र है, अच्छा खेला वो, मैंने पहली दफा उसको खेलते हुए देखा, ऑलरेडी पाकिस्तान टीम में आ चुका है। तो उसकी उम्र 28 साल है, उसने सिर्फ 18 मैच खेले में, 18 फर्स्ट क्लास मैच खेले में, और जिसमें सिर्फ उसके 500 रन भी नहीं है, 500 रन भी नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम हुनैन शाह, 22 साल की उम्र, सारे भाई फरवरी में पैदा हुए, 22 साल की उम्र, फर्स्ट क्लास 14। नाहिद राणा 23 साल की उम्र है, 29 मैच खेल चुका है। भाई कैसे वो कैसे खेल रहे हैं, हम क्यों नहीं खेल रहे? अब आ जाते हैं इरफान साहब, 23 साल की उम्र है, सिर्फ 24 मैच। उस्मान खान अब तक जो है सिर्फ 6 मैच खेल चुके हैं फर्स्ट क्लास के। तो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, यहाँ से लड़कों को आइडेंटिफाई करना है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, और उनको इस तरह अपना फर्स्ट क्लास सीजन डिजाइन करें कि ये सारे लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, वरना इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। अच्छा, हम हुनैन की बात कर लेते हैं, जिस तरह उन्होंने अपने 6 रन्स का दिफा किया सेमीफाइनल में। हाँ, ये भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा स्टैट्स। जी सर, बात सुन लो। जी सर, मैं अकेला लड़का नहीं, बंदा नहीं हूं जो कह रहा है कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें। आपके जो सुपरस्टार्स हैं, जो आपके मेंटोर हैं, जो आपके क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, और जो क्रिकेट बोर्ड के आप कहते हैं ना उनको ब्रांड एम्बेसडर हैं, वसीम अकरम, बक्काल,
हर शख्स ये कह रहा है, हर शख्स ये कह रहा है कि जी 4 रोज की क्रिकेट इनको खेलनी है। तो जी, जी। हमारे लड़के आप उठा के देखें, नापे, और आप लड़के ही हैं सिकंदर, आप भी लड़के हैं हमारे लिए। आपने अपने आप को फौरन लड़के से बंदा बना लिया, सो इट्स ओके। सो हम याह्या के पास आएंगे। या हम अपने पेसर्स की बात कर लेते हैं। हुनैन की बात की जा रही थी कि जिस तरह उन्होंने आखिरी ओवर में 6 रन का दिफा किया। डेथ ओवर्स की बात करें, इससे पहले हमारा डेथ ओवर्स मसला रहे हैं। Without mentioning anyone, do you think Hunain has that in him जो हमारे लिए आगे कारगर साबित हो सके? क्यों नहीं अब्दुल्ला, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस एक परफॉर्मेंस और उसके बाद आपने जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। साइम अयूब आपके सामने एक प्राइम एग्जांपल के तौर पर मौजूद हैं। ट्राई एंड टेस्टेड वो नाकामी की एक तस्वीर बने हुए हैं। बिल्कुल अच्छे हैं। फरहान यूसुफ को मैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की दरियाफ्त कहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में अगर हम बात करें तो हर कोई ओपन ही करना चाहता है। अगर कोई मिडिल ऑर्डर में खेलता है वो भी ओपन करना चाहता है। लेकिन फरहान यूसुफ वो वाहिद प्लेयर हैं जो फ्यूचर में आपको रेड बॉल क्रिकेट में और आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में सर्व कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में सर्व कर सकते हैं। हुनैन शाह एक अच्छी फाइंड है। उनके भाई उबैद शाह वो लाहौर कलंदर के लिए खेल रहे थे, उन्होंने भी दम दिखाया है। और ये दोनों भाइयों की जो परफॉर्मेंस है वो अपने बड़े भाई नसीम शाह के लिए जो है वो आई ओपनर है। सिर्फ अपने खेल से काम रखें और खेल पर फोकस करें। लेकिन वो जो आप कहते हैं ना कि बस अभी परफॉर्म किया और अभी बस आप इनको डाल दें। भावलपुर से अब्दुल बासित खेले, राशिद भाई जिनकी बात कर रहे थे, कल एक बार फिर उन्होंने बहुत अच्छा बॉल किया। कल उन्होंने मास सदाकत को जिस तरह फ्रेम करके आउट किया, उनकी खामी कमजोरी दिखाई दे रही है शॉर्ट बॉल, लेग साइड पर उनको एक शॉर्ट बॉल किया और अब्दुल समद को कैच दे बैठे। 26 साल के हैं, कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले, तो अभी इश्क के इम्तिहान बहुत हैं, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। लेकिन राशिद भाई की बात से मैं बिल्कुल टोटली एग्री करता हूं। जो आपके ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर थे मां सिवाय बाबर आजम के, किसी ने कोई कुछ नहीं किया। खास तौर पर बॉलिंग में अगर हम बात करते हैं तो सारे नाकाम रहे हैं आपके। और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अच्छा, शादाब की परफॉर्मेंस के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनको ऑलराउंडर का अवार्ड भी मिला था। किसकी? शादाब किसकी? देखिए शादाब खान की भी बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस आई है। और अगर सेकंड एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड हारी है तो उनकी नाकस कप्तानी की वजह से और उनके जो 24 गेंदों पर 22 रन थे क्रूशल टाइम के ऊपर, वो उनकी टीम की नाकामी का सबब बनी है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि शादाब खान के बारे में मजीद कुछ कहना बेकार है। वो सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट तक महदूद हो गए हैं, वनडे क्रिकेट से भी आपने उनको निकाल दिया है। लेकिन अब आपको आगे की तरफ देखना चाहिए। आपके पास और अच्छे ऑलराउंडर्स आ रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए। लेकिन अब एक चीज जो पाकिस्तान क्रिकेट को फिक्स करनी पड़ेगी, अदरवाइज पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पेंडुलम जो है वो इसी तरह चलता रहेगा कि आपको टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट अलग अलग टीमें बनानी पड़ेंगी। ये नहीं है कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम वनडे भी खेल रहे हैं, टेस्ट भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं। Got it. Thank you. जी सिकंदर, we just have 30 seconds. जी पाकिस्तान की क्रिकेट उस तरह चल रही है जिस तरह पाकिस्तान की ट्रैफिक चलती है। अपनी मर्जी से कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है, कोई सामने से आ रहा है। ये हाल है। जब तक इसको सही नहीं करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन हो रही है हमारी ट्रैफिक। अब PSL के बाद जो है दोबारा से गौर ख्वास किया जाएगा और जो परफॉर्मेंस है उनको घूमा जाएगा। थैंक यू। जो हमारे नामवर लोग हैं, नामवर खिलाड़ी हैं जिनकी नहीं है परफॉर्मेंस, उनको भी जरा गौर ख्वास करने का मौका दिया जाएगा अपने आप पे। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। अच्छा जी, पाकिस्तान की मईशत को आगे किन चैलेंजेस का सामना होगा और इनसे निपटने के लिए क्या क्या करना होगा, ऐसे सवालात और उन पर डिस्कशन के लिए अगले हफ्ते एक बहुत ही अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की CFO कॉन्फ्रेंस 2026 होने वाली है और ये होगी कब? 12 मई। 12 मई को इसका इनेकाद होगा कराची में और 14 मई को इस्लामाबाद में। इस दौरान तिजारत, अकाउंटिंग, गवर्नेंस, हर शोबे के टॉप लोग मौजूद होंगे। मजीद बात करेंगे ICAP के काउंसिल मेंबर मोहम्मद जैद कालिया हमारे साथ मौजूद हैं। जैद साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ICAP से शुरू कर लेते हैं और फिर इस दफ़ा की कॉन्फ्रेंस पे आते हैं। ज़ाहिर है जो अकाउंटिंग और फिनांस से मुताल्लिक शोबे से वाबस्ता लोग हैं वो तो ICAP के बारे में जानते हैं, लेकिन जनरली अगर आप हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकें अबाउट ICAP। जी, ICAP ये एक गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के तहत 1961 में कायम किया था। उसका बेसिक पर्पस ये है कि
एक तो एजुकेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड देन रेगुलेशन ऑफ ऑडिटिंग प्रोफेशन। तो ये दो मेजर काम है, लेकिन वक्त के साथ साथ चूँकि मेंबर्स की तादाद इस वक्त 14,000 से ज़्यादा बढ़ गई है एंड मोस्टली दे आर इन इंडस्ट्री। जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस हैं, लिस्टेड कंपनीज, इवन प्राइवेट कंपनीज, मुल्क के अंदर हों या मुल्क के बाहर हों, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो फाइन ब्रेन ऑफ द पाकिस्तान है जो वो सर्विस फराहम कर रहे हैं, खदमात फराहम कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज़ को। तो इस वक्त हमारे पास मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स ये अकाउंटेंसी प्रोफेशन के अंदर हैं जो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, और ICAP इज़ द रेगुलेटेड बॉडी, सोल बॉडी जो पाकिस्तान के अंदर उनको ये एजुकेशन फराहम कर रही है। और ये फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान है? जी, ऑल ओवर पाकिस्तान है, और जितने पसमानदा इलाके हैं वहाँ से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। वी आर सपोर्टिंग देम। अच्छा, अब ये CFO कॉन्फ्रेंस पे आ जाते हैं 2026 जी। क्या थीम है इस दफ़ा? क्या जी, इस दफ़ा हम जो नई थीम लेके आए हैं, द न्यू प्लेबुक, जिसका नाम अडैप्ट, इनोवेट, एलिवेट है। क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि दुनिया तेज़ी से चेंज हो रही है, इकनॉमिक फ्रंट्स पे जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, AI आ रहा है। तो इस वजह से वी नीड अ न्यू प्लेबुक सो दैट जो भी हमारे लोग मेंबर्स काम कर रहे हैं, इसके अलावा जो प्रोफेशंस, फाइनेंस प्रोफेशन के लोग हैं, उनको एक गाइडेंस चाहिए कि अब इन अनसर्टेनिटीज़ में किस तरह से काम करना है, क्या इकोनॉमिक चैलेंजेस में बिजनेस थ्राइव करेगा। AI and you know a lot of processes being simplified through AI and its program and its systems. So क्या अकाउंटिंग भी अब रीडिफाइन हो रही है? देखिए, अकाउंटिंग तो शुरू से रीडिफाइन हो रही है। पहले आपको याद होगा कि पेपर पे, रजिस्टर्स पे अकाउंटिंग होती थी, फिर ERP आया, अब AI आ रहा है। सो लोग कहते हैं कि जब AI आएगा तो वो जॉब्स खा जाएगा। AI जो ह्यूमंस AI को अडॉप्ट कर लेंगे, वो ह्यूमंस जो हैं सुपीरियर हो जाएंगे, सुपर ह्यूमन बन जाएंगे, बिकॉज AI एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस विल गो अलोंग। और जो लोग नहीं अडैप्ट करेंगे वो शायद। तो ये कहने के लिए तो ऑब्वियसली आसान है, लेकिन करने के लिए कुछ आप प्रोवाइड भी करते हैं अंडर दिस प्लेटफॉर्म? जी, हमारे ICAP में एजुकेशन भी होती है, AI से रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज भी हो रहे हैं, और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हमारा एक सेगमेंट AI पे है। बहुत सारे लोग AI के ऊपर थ्योरी में बात करते हैं जो समझ भी नहीं आती लोगों को और इम्प्लीमेंट भी नहीं होती। तो इस कॉन्फ्रेंस में हमने इंश्योर किया है कि हम प्रैक्टिकल गाइडेंस दे रहे होंगे। जो हमारे सेशन होगा AI के ऊपर, कराची में भी हो रहा है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की बात करें, हमारी इकोनॉमिक आउटलुक, ज़ाहिर है दुनिया एक इस वक्त बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रही है। एनर्जी क्राइसिस है, प्राइसेस आप देख लें, फिर न्यू रीजनल अलाइंसेस हैं, एक दुनिया कहाँ जा रही है लिटरली इस वक्त प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। कौन किसके साथ खड़ा होगा, कौन किसके साथ इत्तेहाद बनाएगा। हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बिकॉज पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग आज है वो आज से 2 साल पहले नहीं थी। बिल्कुल सही। सो वी आर अ डिफरेंट पाकिस्तान नाउ। उस पर भी ज़रा बात होगी कि बिल्कुल। जो हमारा कॉन्फ्रेंस का स्टार्ट ही इकनॉमी से होगा कि पाकिस्तान की इकनॉमी को क्या मुश्किलात दरपेश हैं। मुश्किलात देखें हैं जो हमें रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और उनमें हमारे किरदार की वजह से फ़ायदा हो रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन आज भी इकनॉमी और बिज़नेस को बहुत सारे मुश्किलात दरपेश हैं जिनसे निकलने के लिए एक्सपर्ट्स अपनी बात कर रहे होंगे। इवन गवर्नमेंट के लोग भी वहाँ पे मौजूद होंगे और एक्सपर्ट्स, बिजनेस एक्सपर्ट्स भी होंगे जो इस पे बात कर रहे होंगे। अच्छा, स्पेसिफिकली CFOs की कॉन्फ्रेंस है, तो ये बताएं कि ओवर द ईयर CFO का रोल जो है वो भी ज़रा इवॉल्व हो गया है। लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे, इट्स नॉट ऑल अबाउट नंबर्स एनीमोर, इट्स मोर अबाउट स्ट्रैटेजी एज वेल। और जिस तरह ये नई सारी रियलिटीज़ को अडॉप्ट भी करना, अडेप्ट करके आगे चलना, तो वो भी सारा इसमें डिस्कशन होगी इस कॉन्फ्रेंस में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ICAP की ये जो कॉन्फ्रेंस है CFO के नाम से ज़रूर है और फ्लैगशिप इवेंट है, बट वी इनवाइट CEOs, जो ह्यूमन रिसोर्स के हेड्स हैं, IT के हेड्स हैं, उनको भी हम इसमें मदऊ करते हैं। और ओवर द ईयर CFO का रोल बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गया। दे आर नाउ बिजनेस पार्टनर्स। CEO के बाद जो पोजीशन होती है CFOs की होती है, तो उनको बिज़नेस की हेल्थ के साथ साथ बिज़नेस की स्ट्रैटेजी पे भी उबूर होना चाहिए, जिस पे हम बात कर रहे होते हैं और उनको ये नॉलेज फराहम कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है इसमें? स्टूडेंट्स आर अलाउड टू अटेंड द सेशंस, या वो कर सकते हैं कुछ मखसूस सेशंस हैं, या इट्स ओपन जी? फॉर ऑल? इट्स ओपन फॉर ऑल, और स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंटेड सब्सक्रिप्शन है इसकी, और वो इसमें शामिल हो सकते हैं। उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस वक्त के जो बिज़नेस माइंड्स
हैं, लीडर्स हैं, उनसे मिल भी सकते हैं और उनसे मेंटरशिप भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये कराची और इस्लामाबाद में है जी, हमेशा इसी तरह ही 2 शहरों में होता है या फिर आप कहीं और भी जी कराची में तो हर साल होता है Right. और नॉर्थ की साइड पे एक साल हम इस्लामाबाद में कर रहे होते हैं, एक साल हम लाहौर में कर रहे होते हैं और पिछले साल हमने ये यूएई में भी की है और इस साल हमारा इरादा है कि आगे जब हालात कुछ बेहतर होंगे तो यूएई एंड इंशाल्लाह सऊदी अरब में भी इस साल हम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वो ऑल दोस, क्योंकि हमें पता है ना हमारे बहुत सारे नौजवान स्टूडेंट्स भी हमारा शो देख रहे होते हैं एंड अ लॉट ऑफ देम आर परस्यूइंग फाइनेंस। कोई ACCA कर रहा है, कोई CA की तैयारी कर रहा है और CA हम अपने बचपन से सुनते आए हैं, इट्स अ वेरी टफ थिंग। सो वो अभी तक उतना ही मुश्किल है, आई एम श्योर। कुछ उसमें आसानियां नहीं आई, कुछ नहीं आई, बहुत आसानियां आ गई है, मतलब क्योंकि बास तो भाई हमारे जो बड़े कजन्स होते थे वो नहीं कर सके, बूढ़े हो गए। मतलब ये वाहिद वो हमने सुना है एटलीस्ट कि वो इम्तिहान होते हैं जिसमें मतलब पोजीशन वगैरह छोड़ दें तो कंप्लीट कर लेना ही बड़ी बात होती है। भाई रिश्ते नहीं हो पाते, बस मंगनी इस पे हुई थी कि रिश्तों तक CA कंप्लीट हो जाएगा और फिर CA और वो होता कभी नहीं। हो नहीं रहा। अच्छा, ये एक मिथ है क्योंकि अभी अगर अब लैंडस्केप, मैं ये इसको वजाहत भी करना चाहता हूँ चूँकि फ़न के हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब 20 साल 21 साल की उम्र में आज का नौजवान जो है CA कंप्लीट कर रहा है, इवन उनकी आर्टिकलशिप कंप्लीट नहीं हुई होती है और वो क्वालिफाई हो चुके होते हैं। इतने बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि ICAP ने ओवर द ईयर अपने आप को इवॉल्व किया है, बहुत सारी आसानियाँ पैदा की हैं, जो मुश्किलात थी, पेन पॉइंट्स थे, उनको रिड्यूस करते चले गए हैं और विद द इवेंट ऑफ AI नॉलेज जो है अब स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा आ गई है और वो अपनी तैयारियों को पहले कर सकते हैं। तो थिंग्स हैव चेंज और अब जो सिनेरियो है कि ज़्यादा पास आउट रेशो भी हो गया है क्योंकि लोग पढ़ाई अच्छे अंदाज से कर सकते हैं, उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज अवेलेबल, पूरे इंटरनेट की एक्सेस है, YouTube है, एवरीथिंग इज देयर। अच्छा जी, बहुत बेस्ट ऑफ लक विद योर कॉन्फ्रेंस एंड दिस इज गोइंग टू बी हियर इन कराची एंड इस्लामाबाद एज वेल। मोहम्मद ज़ैद कालिया साहब, थैंक यू। अच्छा जी, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। We'll be right back. Good morning. अच्छा, ये इशू सिर्फ वैसे तो कराची की हम बात कर रहे हैं लेकिन पूरे पाकिस्तान का ही है। सिंध बिलखसूस कराची में बाअसर सरकारी अफसरों और शख्सियात के बच्चों का खुद को कानून से बालातर समझना एक आम सा रवैया जो है ना वो बन गया है। मतलब पता नहीं, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड ऑल्सो। हुआ ये है कि जुमे को कराची में बहुत कुछ हुआ है। स्नैप चेकिंग की, उसके दौरान पुलिस ने एक नौजवान की गाड़ी रोकी और उस पर पुलिस की नंबर प्लेट और लाइट्स लगी थी। नौजवान आपे से बाहर हो गया ऑफ कोर्स और पुलिस अफसर का गिरेबान उसने पकड़ लिया। ये कुछ वीडियो भी आपके सामने है। और अपनी वालिदा SSP नसीम आरा पंवर की धमकियां लगाता रहा। खातून पुलिस ऑफिसर का बेटा अपने गार्ड को कहता रहा कि अम्मी को बुलाओ, बेसिकली मतलब यही उसका मतलब, ही थॉट दैट उससे कोई क्वेश्चनिंग होनी ही नहीं चाहिए। कुछ सुना सकते हैं हम? उसका कुछ साउंड है जिसमें यू कैन एक्चुअली हियर हिम सेइंग दैट। वर्दी में आज ये देखो, वर्दी छोड़ ही नहीं रहा है अफसर की। ये बोल रहे हैं कि मैं SSP का बेटा हूँ, ये वर्दी छोड़ ही नहीं रहा है। वर्दी में ये देखो सर, वर्दी में हाथ डाल रहा है। अम्मी को बुलाओ भाई, छोड़ छोड़, ये वर्दी नहीं छोड़ रहा। सिपाही क्या है मेरे? हाँ, एक मिनट, हेलो, इनको बिठाओ बिठाओ, इनको भी गाड़ी में बिठाओ। ये बदतमीजी कर रहे हो, छोड़ना नहीं छोड़ना। अच्छा, फाइनली फिर इसको लिया और फिर कुछ सुलह हो गई इन लोगों की। मुकदमा भी दर्ज किया गया, इस पे जरा बात करते हैं और जानते हैं काशिफ मुश्ताक। वैसे इस मामले को एक शहर के साथ एसोसिएट करना ज्यादती है। नहीं, ये हर जगह हो रहा है, हमने देखा और दिखाया भी है आपको। सो काशिफ, हमें बताएंगे कि काशिफ क्या बना उसके बाद इस मामले का और ये क्या कर रहा था नौजवान, और इसके साथ अपने सिपाही भी होते हैं क्या? ये नॉर्म है? अब्दुल्ला, हुआ ये कल्चर बन चुका है, डाला कल्चर, और इसमें ना सिर्फ इसने पुलिस एहलकार से बदतमीजी की बल्कि इसमें जो नंबर प्लेट है उसका फेक होने का दावा किया गया। पुलिस सायरन जो होता है जो ममनू है वो जो है वो इस गाड़ी पे लगा हुआ था। साथ साथ जो इसके गनमैन थे वो साथ मौजूद थे। जो गनमैन थे वो बताया जा रहा है कि पुलिस के 2 एहलकार थे साथ। जब इसको कय्यूमाबाद चौकी इंचार्ज ने रोका तो उसके बाद इसकी जानिब से जो है वो
बदतमीजी की गई, कहा गया और रोका गया और बाकायदा धमकी दी गई अपनी वालदा की। जो इसकी वालदा है वो एसपी नसीम आरा पंवर है और उनकी जानिब से भी ये कहा गया। लेकिन साथ साथ हमने वीडियो के अंदर ये भी देखा कि जो पुलिस एहलकार का रवैया था, जो सब इंस्पेक्टर है शाहजेब, वो भी कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं था। उसकी जानिब से भी जो है वो पहले बदतमीजी की गई, गिरबान पकड़ा गया। दोनों तरफ की वीडियोस हमें जो है वो सामने आई। लेकिन साथ साथ इस वाक़े का मुकदमा जो है वो जब वीडियो वायरल हुई और देखा गया, अच्छा, तो इस लड़के के साथ जो पुलिस एहलकार थे, क्या वो उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी और क्या वो भी लड़ रहे थे? बाकी दूसरे ऑन ड्यूटी थे वो? और क्या? ये गाड़ी जो है, ये इस पे लाइटें लगी हुई हैं, ये प्राइवेट गाड़ी है, ये सरकारी गाड़ी है? क्योंकि नहीं, प्राइवेट पे अगर लगाई हुई है तो वो तो वैसे अलग जुर्म है। हाँ, बट अक्सर ये सरकारी लेके ना बच्चे घूम रहे होते हैं। जी काशिफ। बिल्कुल, ये प्राइवेट गाड़ी थी। प्राइवेट गाड़ी पे सरकारी जो है वो नंबर प्लेट लगाई गई थी, वो नंबर प्लेट जाली थी। साथ साथ इस पे जो पुलिस सायरन लगाया हुआ था वो भी बिल्कुल गैर कानूनी था। और जो दो पुलिस के गनमैन थे वो बावर्दी थे। लेकिन इसकी जानिब से उन्हें, इस लड़के की जानिब से उन्हें कहा गया कि जो है वो इस तकरार के अंदर मुदाखलत की जाए। लेकिन वो दोनों पुलिस एहलकार जो है वो इसमें तकरार में मुदाखलत उन्होंने नहीं की। ये जो लड़का है, नौजवान है, ये खबीब इसका नाम है। और खबीब की जानिब से ना सिर्फ उनसे लड़ाई करते रहे बल्कि धमकियां भी दी गई। मतलब इतना कुछ हो रहा था। ये एसएसपी साहिबा के घर में प्राइवेट गाड़ियों पे लाइटें लग रही हैं। मतलब दैट्स अ लॉन्ग लिस्ट नाउ। अब जल्दी से बताएं कि फाइनल फिर ये बात खत्म कैसे हुई? हमें ये तो पता चल गया कि सुलहनामा दोनों का हो गया, कुछ सुलहनामा क्या सुलह हो गई, लेकिन कोई चार्जेस नहीं लगेंगे? इतनी वायलेशंस हैं। देखिए, होना तो यूं चाहिए था कि जो मुकदमा हुआ उसको बाकायदा ट्रायल में जाना चाहिए था। लेकिन आपको बताएं कि मुकदमे से पहले ही जो है वो आला अफसरान की मुदाखलत के बाद इसे जो है वो घर भेज दिया गया। और घर भेजने के बाद अगले रोज अदालत में पेश किया गया। और अदालत की कार्रवाई के बाद ही जो है वो इसे जमानत तो मिली, लेकिन जो इसके सुलह की बातें हैं वो सामने आ गई। और आपको साथ साथ ये भी बताएं कि जो पुलिस एहलकार है उसके मुअत्तली के मैसेज चले कि वो उसे सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी जानिब से भी जो है वो गिरबान पकड़ा गया था। लेकिन वो मैसेजेस भी जो है वो दोबारा रिवर्स किए गए। जो एंट्री पुलिस की जानिब से की जाती है, काशिफ, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। बट हम थोड़े से डिसअपॉइंट हुए हैं कि ये तो सरकारी मुद्दत में ये पूरा केस बनना चाहिए था। आफ्टर ऑल पीपल वर इन यूनिफॉर्म। मतलब वायलेशंस की लिस्ट देखें आपके कहाँ तक जा रही है, जहाँ प्राइवेट गाड़ियों पे ये इन्फ्लुएंस अपना जो है वो यूज किया जा रहा है। तो इट शुड हैव बीन मेकन एन एग्जांपल ऑफ। को भी जरा अपने रवैये पे गौर करना चाहिए कि काशिफ हमें बता रहे थे कि उन्होंने भी इब्तदाई तौर पर इनिशियली बदतमीजी की थी। अच्छा, इधर ब्रेक ले रहे हैं। और प्लीज ये जो ब्रवाडो है ना कि मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये नहीं खत्म होने वाली। बाय द वे, छोड़ दें, हो जाना चाहिए ओवरऑल। ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा, कल कराची वैसे में तो जलना भुनना अच्छी बात नहीं, लेकिन अगर कराची में आप बाहर निकले तो आपका दिल जितना भी साफ हो, आप जल भुन जाएंगे। आप जल भुन जाएंगे एंड देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। मतलब आप जितनी भी होलिस्टिक अपनी ट्रेनिंग कर लेना अपने आप को कूल और ठंडा रखने के लिए, नथिंग इज वर्किंग आउट बिकॉज इट इज बर्निंग हियर इन कराची। और कहा यही जा रहा है कि ये अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए कि होता है क्या। शदीद गर्मी है, साथ में लोड शेडिंग भी हो रही है, जो शहरियों को अधमुआसा कर रही है। मतलब अजीब सी बात है, लेकिन हाँ। कल जो था ना वो कराची में इस साल का गर्म तरीन दिन रहा है। अब हम ये नहीं कह रहे इसी पे बात रुक गई है, ये यकीनन आगे भी जाएगा। अब तक का गर्म तरीन था। सुनीबा ज़मीर शाह हमें शहर की हालत बताएंगी, शहरियों की हालत भी ज़्यादा बताएंगी, हमें पता है। और अंजुम नज़ीर साहब डिप्टी हमें बताएंगे कि शहर की मजीद क्या होने वाली है, तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उनीबा, पहले जरा आप बता दें इस वक्त आप कहाँ हैं? और इस वक्त तो मतलब 10 बजे हैं। उनीबा, आप तो दरख्तों के पास ही होती हैं, आप मलीर में होती हैं, तो वहाँ जरा सब्जा ज़्यादा है कहीं से। सो अदरवाइज तो नहीं है कोई सब्जा, ना सब्जा ना बेहतरीन। अब्दुल्ला, आपके ही प्रोग्राम के तवज्जुह से हम अक्सर इस बात पर आवाज़ भी उठाते हैं कि कराची का जो सब्ज़ा है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, 2% से भी कम रह गया है। और मैं दरख्तों का इंतखाब इसलिए करती हूँ कि इसके नीचे खड़े होकर बहुत पुरसकून एक लगता है और एक अच्छी लाइव हमारी ट्रांसमिशन हो जाती है। इस वक्त मैं आपको शार फैसल है स्टार गेट उसके पास से रिपोर्ट कर रही हूँ। ये ग्रीन बेल्ट है कराची की वाहिद मलीर अगर हम कहें, जो कराची को इस वक्त ऑक्सीजन दे रही है और कुछ हद तक कराची का जो मौसम है उसको मुतदिल रखने में काफ़ी अहम किरदार अदा कर रही है। इस पर भी अभी
ख़तरा है। यहाँ पर भी दरख्त बहुत तेज़ी से काटे जा रहे हैं। और जहाँ तक मौसम का आप हाल जानना चाह रहे हैं तो कराची में जो दर्जा हरारत होता है, नमी का तनासुब होता है और समंदरी हवाएं होती हैं, वो दिन भर का मिजाज तय करती हैं। और इस वक्त कराची का जो मिजाज लग रहा है वो यही लग रहा है कि कराची आज का दिन जो है वो शदीद गर्म मौसम की लपेट में रहेगा। उसके साथ ये खुश्क भी होगा क्योंकि कराची में आज समंदरी हवाएं नहीं चल रही। इस वक्त शुमाल मगरिब से तकरीबन 10 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्म और खुश्क हवा चल रही है। और सुबह से ही आप महसूस कर रहे होंगे कि कराची में एक खुश्क और गर्म लू आपको महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हवा में नमी का तनासुब कम है। बिल्कुल, नमी का तनासुब तकरीबन 11% के करीब है, जिसकी वजह से जो दर्जा को महसूस करने की शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन हाँ, आज जो कराची में दर्जा कहा गया है कि वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड खबरें आ रही थी कि लगाए गए हैं शहर के मुख्तलिफ मकामात पे। डिड यू गेट अ चांस टू सी एनी, और कहाँ हैं? जी हाँ, कैंट स्टेशन पे हमने देखा कि वहाँ पर हीट वेव कैंप लगा हुआ है। इस तरह से शहर के जो अहम मकामात हैं, जैसे टावर का इलाका है और 3 तलवार का इलाका है, यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे हीट कैंप्स लगाए गए। लेकिन लोगों में भी बहुत अवेयरनेस आ गई है। 2015 वाली सिचुएशन नहीं है, लोग अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। यही वजह है कि हमें हॉस्पिटल से कोई ख़ास नंबर्स नहीं मिल रहे कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोई इस तरह के मरीज़ आए हों, क्योंकि लोग इस दौरान अब उन्हें पता है कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, किस तरह से उन्होंने अपने आप को हाइड्रेट रखना है। अंजुम साहब के पास आते हैं। जो इस वक्त मई के बहुत ज़्यादा गर्म तरीन दिन गुजर रहा है। जी बिल्कुल, और अब तक का तो हाईएस्ट टेम्परेचर ही रिकॉर्ड किया गया 42 डिग्री सेंटीग्रेड, फील्स लाइक इससे भी ज़्यादा था। अंजुम साहब, ये 42 इज़ नॉट नॉर्मल फॉर कराची, मतलब एक कोस्टल सिटी है, समुंदर के साथ आबाद एक शहर। बताइएगा, क्या ये नॉर्मल टेम्परेचर है मई के महीने के? और 42 अभी हमें हाईएस्ट लग रहा है, तो इससे भी ज़्यादा जा सकती है क्या बात? जी शुक्रिया अब्दुल्ला। देखें, कल का टेम्परेचर भी जो नॉर्मल से तकरीबन 5 डिग्री सेल्सियस अबव था, और आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज ये 42 नहीं शायद 43 जाएगा या शायद थोड़ा प्लस हो जाए, क्योंकि अभी 10 बजे ही टेम्परेचर 39 है। नमी का तनासुब 14% है, क्योंकि जैसे उनीबा ने बताया कि गर्म और खुश्क हवाएं हैं, तो इसलिए फील्स लाइक इस वक्त तकरीबन 36 के करीब है। अगर रियल टेम्परेचर 39 है तो फील्स लाइक 36 के करीब है, ड्यू टू लेस ह्यूमिडिटी। क्योंकि जब हमारे पास ह्यूमिडिटी 25 से लेस होती है तो गर्मी तो ऑफ कोर्स होती है, लू वाली होती है, लेकिन वो सफोकेशन वाली फील डेवलप नहीं होती कि जो कि नॉर्मली कराची में होती है ड्यू टू ह्यूमिडिटी। अब यहाँ पर आगे की अगर हम बात करें तो 2 दिन का सब्सिडेशन है सिंध में। कराची में तो शायद 1 हफ्ते का सब्सिडेशन नज़र आ रहा है कि जिसमें टेम्परेचर्स हमारे दोबारा जो है वो नॉर्मल की रेंज में 35-36 पे आ जाएंगे। दो के समुद्री हवाएं कराची में होंगी, लेकिन फील्स लाइक टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर हम बकाया सिंध की बात करते हैं तो 7 तारीख से लेकर 20 तारीख तक एक मरतबा सिंध फिर जो है वो शदीद गर्मी की लपेट में जाने वाला है, और डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट सिटीज़ में हम 50 डिग्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन दो कि 13 तारीख को बदी में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 49 या 50 हो जाए। और ये चले 50 हम वैसे पहले भी हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं शायद, लेकिन इस महीने में 50 तक पहुंच जाना ये आपको नॉर्मल लग रहा है? देखिए, गर्मी ज़रूर है, आप इसको कह सकते हैं। अब हमने बस वो एक चीज़ देख ली है कि अब हमें उस पर यकीन कर लेना चाहिए कि दिस इज़ क्लाइमेट चेंज। दूसरी बात कि हम जो है वो, अगर मैं अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के शुमारी इलाकों की तरफ गया हुआ था तो मैंने देखा कि जो हमारा लोकल स्ट्रक्चर है वो ख़त्म होते होते अब कंक्रीट पे हम आ गए। कंक्रीट जी जहां हमें फैसिलिटी तो दे रहा है, लेकिन वो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब कर रहा है। यही चीज़ हम अब सिंध के देही इलाकों में भी देख रहे हैं। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बढ़ते जा रहे हैं, जो पहले मिट्टी के घर होते थे और अब उनकी जगह पे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, तो वो जो है आपके एटमॉस्फेयर को बहुत हद तक चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हीट जो है वो लोकल लोअर एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो रही है। हमारे मिनिमम टेम्परेचर जो हैं वो राइजिंग ट्रेंड में हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डे टाइम टेम्परेचर है वो मज़ीद राइज कर जाता है और वेजिटेशन हमारी कम होती चली जा रही है। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो हीट एब्जॉर्ब करती है और वो हीट एमिट भी करती है। आप अपने घरों की आप या अपार्टमेंट में रहते हैं तो उसकी दीवारों की तपिश का आप हाल देख लीजिए कि क्या होती है। देखिए, फिर ये मतलब ये प्रॉब्लम तो ये भी आ जाती है ना, ये वो अगर हम कंक्रीट स्ट्रक्चर्स पे इसलिए आए हैं बिकॉज बाकी स्ट्रक्चर्स विथस्टैंड नहीं कर रहे। एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हम और भी कितनी तबाहियाँ देख रहे हैं, उसको रेजिस्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा,
जी ये भी बैलेंस नहीं कर रहे हैं ना, दरख्त नहीं लगा रहे। अब आप ऑब्वियसली हम कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज को अब हमें एक्नॉलेज कर लेना चाहिए, एक्नॉलेज तो ऑब्वियसली अब हम कर ही चुके हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चेंजेस भी हमें करने चाहिए। हमें लिटरली अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेंगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। जैसे कि उनीबा बार बार हमें याद दिला रही हैं कि 2% ग्रीन कवर है, 2% तो कुछ भी नहीं है, मतलब हमें तो कोई 10-15 तक एटलीस्ट चले जाना चाहिए। कुछ ऐसे न्यू आप इंडेवर्स देख रही हैं जो शहर ने शुरू किए हो या होने वाले हो? जी हुमा, अभी तो फिलहाल मैं यही देख रही हूँ कि कराची में दरख्त बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं और वो कोनोकार्पस के दरख्त हैं, लेकिन उनकी जगह हमने देखा कि नेटिव ट्रीज़ यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, नीम के दरख्त लगाए जा रहे हैं, सुहाजना के लगाए जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आइंदा 10 सालों में ये इंशाल्लाह छाँव देने लगेंगे। और जहाँ तक बात है कि एक अच्छा शहर कौन सा होता है, कि अच्छा शहर वो होता है जहाँ का जो ग्रीन कवर है 24-25% हो। हम तो अभी स्टार्ट पे ही मौजूद नहीं है, हम बल्कि हमारा आगाज़ ही है, हमारा ग्रीन कवर बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम ग्रीन कवर को बढ़ाते हैं तो होपफुली आइंदा आने वाले सालों में इसके जो असरात हैं वो हमें एक अच्छे मौसम की सूरत में नजर आएंगे, क्योंकि आपको पता है इसकी जो कैनोपी होती है, जो छाँव होती है, वो आपके ज़मीन को ठंडा रखती है, वो धूप इस तरह से बराह रास्त ज़मीन पर नहीं पड़ती, वो तपिश आपको महसूस नहीं होती। खासकर जो फुटपाथ हैं, जो सड़कें हैं, वहाँ पर अगर इस तरह का ग्रीन कवर हो, ऐसी छाँव रहे तो मलीर में भी जिस तेज रफ्तारी से कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, वहाँ पे भी मतलब वो कब तक ही सर्वाइव करेगा वो, क्योंकि अच्छा खासा है ग्रीन अभी भी। और आप सही कह रही थी कि कराची को ऑक्सीजन फराहम कर रहा है। मलीर दरिया और इसके अतराफ के इलाके should be secure and you know no construction should be allowed. हम should be could be बातें करते रहेंगे, मतलब अब ये बहुत हम जरा बता दें। अच्छा बताइएगा अंजुम साहब, ईद भी आने वाली है, फिर मंडियां भी लगना शुरू हो गई हैं, जानवरों के लिए भी ये हीट बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग ऑलरेडी पहले से ले आते हैं या इवन जो व्यापारी अपने स्टॉल्स लगा रहे हैं, अपनी कनाते वगैरह लगा के मंडी में बैठ गए हैं, सो आने वाले 10-15 दिन हम क्या देख रहे हैं? यही पीक बरकरार रहेगी या टेम्परेचर्स कुछ नीचे आएंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि अगले 2 दिन के बाद तकरीबन सिंध भर में जो है वो एक प्रोलॉन्ग हीट वेव नज़र आ रही है अप्रॉक्स ऑल ऑफ द सिंध। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि मगरबी इलाकों में अभी गर्मी है तो आपके मशरक़ी इलाके बेटर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 17-18 तारीख तक तो तकरीबन पूरे सिंध के अंदर जो है वो टेम्परेचर में बहुत अच्छा राइजिंग ट्रेंड है। लाइकवाइज कराची की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि अगले 8 से 10 रोज़ जो है वो कराची में ऑल दो के टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल की रेंज में तो नज़र आ रहे हैं, बट हायर ह्यूमिडिटी की वजह से फील्स लाइक ज़्यादा होगा। और 13 तारीख के बाद एक मरतबा फिर कराची में राइजिंग ट्रेंड है टेम्परेचर्स का। तो ये चीज़ जो है ऑफ कोर्स ही बात है कि अगर इंसान के लिए डेंजरस है तो जानवर के लिए भी है। जानवर जो है वो जब एक जगह से दूसरी जगह आप उसको शिफ्ट करते हैं तो वो अपना जो लोकल एटमॉस्फेयर है उसको छोड़कर एक नए माहौल में आता है, तो उसके लिए वैसी ही प्रॉब्लम होती है और अगर वहाँ उसको मज़ीद गर्मी मिलती है तो उसके लिए प्रॉब्लम डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, जानवरों के लिए भी एक ट्रॉमा होता है और उसके बाद फिर वो नई जगह पे आके अडेप्ट करना, और नई जगह माशाल्लाह जिस तरह गर्मी बढ़ रही है वो भी नज़र आ रहा है। उनीबा, स्कूलों का बताएं कि ऐसी गर्मी में बच्चों के अभी तक क्या पेपर्स हो रहे हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, कोई छुट्टियों का भी प्रीपोन होने की कोई बात हो रही है, कोई इस किस्म की कॉन्वर्सेशन? हुमा, बच्चे तो भी नॉर्मल स्कूल जा रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों भी बच्चों की काफ़ी छुट्टियां हो गई थी, तो बच्चे भी नॉर्मल जा रहे हैं और बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। 8 मई से कहा जा रहा है कि जो कैमरेज सिस्टम है उसके एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे बच्चों के। तो अभी तक से तो ऐसी कोई ख़बर सामने नहीं आई, क्योंकि आपको पता है कि मई का महीना गर्म तरीन महीनों में शुमार होता है। अब एग्ज़ाम्स के बाद ही जो छुट्टियाँ होती हैं मौसम गर्मा की वही होंगी, क्योंकि वो भी काफ़ी लंबी छुट्टियाँ होती हैं, तो ऐसे बच्चों का जो सिलेबस है वो कम्प्लीट नहीं हो पाता। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस दिनों में छुट्टियाँ देंगे, लेकिन हाँ, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। जब वो पानी की बॉटल्स देते हैं तो कोशिश करें कि ठंडी हो और कोई जूसेस उनको बना के दें, इस तरह का, जिस तरह लेमन जूस कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है इस दौरान। आज से स्टार्ट हो रहे हैं। अंजुम साहब, अब हमने सिंध की बात कर ली, जरा पंजाब की हमें सूरत हाल बता दें। कल लाहौर में प्लेजेंट इवनिंग थी निस्बतन मई के लिहाज से। मई बहुत गर्म भी हो जाता है लाहौर में। परसों इस्लामाबाद में थोड़ी सी बारिश भी हो गई। सो ओवरऑल मैदानी इलाकों, नॉर्दर्न साइड ऑफ द कंट्री, यहाँ क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए, एक्सट्रीम नॉर्थ में तो वेस्टर्ली सिस्टम का जो सिलसिला है वो अभी मौजूद है। एक्सट्रीम नॉर्थ में कश्मीर, नॉर्दर्न केपी और जीबी में वक्फे से आइसोलेटेड बारिश होती रहेगी। ताहम पंजाब में अभी गर्मी जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 10 तारीख के बाद असर दिखाना शुरू करेगी। स्पेशली सदर्न पंजाब से इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नॉर्दर्न पंजाब की तरफ बढ़ेगा।
फिलवक्त 4 से 5 रोज़ तक जो है वो मुल्क के जो बलाई इलाके हैं, स्पेशली नॉर्दर्न पंजाब, वहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा। आपने इस्लामाबाद की बात की, इस तरह लाहौर में भी बारिश होकर हटी है, तो वहाँ पर अभी टेम्परेचर काफ़ी हद तक बेटर हैं, लेकिन 10 मई या 15 मई के बाद से वहाँ पर भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जाएगा। गर्मी की शिद्दत में वहाँ पे भी इन तारीखों के बाद इजाफा होता चला जाएगा। गंदम की कटाई भी शुरू हो गई है बहुत सारे इलाकों में, सो वो भी एक फिनोमेना। वैसे बारिश होती हुई देख रहे हैं आप, क्योंकि गंदम की कटाई भी मुतासर होती है जब फसल कट रही होती है, सो बारिश का भी कहीं भी कोई मैदानी इलाकों में ऐसे में कहीं कोई इम्कान नहीं है, ऐसा ही? जो एक सिलसिला था वो आज या कल तक इख्तिताम पजीर हो जाएगा। आगे अभी प्रोलॉन्ग जो है वो कोई सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। अगर हम लॉन्ग रेंज की बात करते हैं तो बाय द एंड एक शायद सिलसिला नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बारे में कहना भी कबल अज़ वक्त होगा कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा लास्ट ऑफ मई या स्टार्ट ऑफ जून। गॉट इट। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब फॉर बीइंग हियर विद अस। सुनीबा, थैंक यू। बस हम आपको ये याद दिला देंगे, वैसे तो ये याद दिलाने वाली बात नहीं है, एवरीबडी नोज़ कि अपना लिक्विड इनटेक जो है ना, जूसेस, फ्रेश जूसेस, पानी, ये पीक पे रखें, मैक्सिमम रखें। मतलब अभी हम आपको कोई वार्निंग हीट वेव की ऐसा सच बिल्कुल नहीं देना चाहते, लेकिन हीट तो है ना, मतलब गर्मी तो कुछ शदीद किस्म की है। बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है ना, तो सिर्फ पानी से भी आप हाइड्रेट नहीं हो पाएंगे। आप पानी में थोड़ा सा पिंक सॉल्ट या लाहौरी नमक जिसे कहते हैं आप वो डालें, और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लें और थोड़ा सा एलिवेट कर लें ना अपने पानी को, थोड़ा सा खीरे शीरे बीच में, कोई लेमन, मतलब ये इस किस्म की चीज़ें आप कर लें, कुछ एलिवेट कर लें, क्योंकि सोडियम जब बॉडी से निकलता है तो जाहिर है उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है, और जिनको माइग्रेन की तकलीफ है उनका बढ़ जाता है, बहुत ही वर्स हो जाता है। सो जस्ट बी केयरफुल। आप अपने इलेक्ट्रोलाइट्स जिसे कहते हैं ना, उनको बैलेंस रखें पूरे, और वो तो सेशन में भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। यू कैन जस्ट बी माइंडफुल ऑफ इट कि आपको ये करना है, बिकॉज गर्मी जो है ये अभी इट्स गोइंग टू गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर। अच्छा जी, अब जरा हम दूसरे हालात जिन पे हमें डर लगता है बात करते हुए, बिकॉज अब हमें पता नहीं होता। खबरें आ रही हैं और बताना आपको ये है कि सदर ट्रंप ने आज सुबह से अपने हॉर्मुज़ में फंसे जहाज़ों को निकालने के लिए कोशिशें शुरू करने का ऐलान किया है। उनके ऐलानों का भी आपको पता है। प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ मशरिक़ वस्ता के वक्त के मुताबिक आज सुबह से कर दिया गया है। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। उधर अमरीकी इक़दाम के जवाब में ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि आबने हॉर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। आबने हॉर्मुज़ और खलीज फारिस का इंतज़ाम ट्रंप फरेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। दूसरी तरफ अमरीकी मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ी ने दावा किया है कि आबने हॉर्मुज़ के नए निज़ाम में तजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमरीकी बहरिया के जहाज़ शामिल होना लाजमी नहीं है। अच्छा जी, अब आबने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों पर ईरान के किसी मुमकिन हमले को रोकने के लिए अमरीकी बहरिया के जहाज़ करीब होंगे, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान के ज़रिए ईरान की 14 नुकाती तजावीज़ का जवाब भी दे दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक करते हुए कहा है कि ईरान अमेरिका के जवाब का जायज़ा ले रहा है। यानी ये सारी चीज़ें ना बैक एंड फोर्थ ही चल रही हैं। प्रपोजल ईरान की तरफ से थ्रू पाकिस्तान गया था, फिर सदर ट्रंप का कल बयान था, उन्होंने कहा जी मैं देखूंगा, गौर करूंगा, और अब उसका जवाब भी आ गया है। तो वो जो सारी बातें हो रही थी ना कॉलस फोन वाली, वो अभी भी पाकिस्तान ही बीच में जो कर रहा है मीडिएशन। अच्छा, ईरानी नुकात के तहत इस मरहले में जौहरी मुज़ाकरात शामिल नहीं हैं, और इससे पहले ईरानी मीडिया ने अमेरिका को भेजे गए ईरानी अमन मंसूबे की नई तफसीलात सामने रखी थी, जिनमें ईरान पर पाबंदियों के खात्मे और मुंजमद फंड्स की मरहला वार बहाली के मुतालबे शामिल थे, और अमेरिका और इजराइल की जानिब से ईरान और इसके इत्तेहादियों पर हमला ना करने की ज़मानत भी मांगी गई थी, और बदले में ईरान भी हमले करने से बाज रहेगा। मुजव्वज़ा अमन मंसूबे में ईरान के जौहरी ढांचे को ख़त्म करने या तनसीबात तबाह करने को मुस्तरद कर दिया गया था, और ईरान के नए अमन मंसूबे में अरब और हमसाया ममालिक के साथ स्ट्रेटेजिक मुकालमा शुरू करने और मशरक़ वस्ता पर मुश्तमिल मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम कायम करने की तजवीज़ भी शामिल थी। वो जो नई तजावीज़ थी ना, इसमें सिर्फ ईरान की अपनी होलिस्टिक तजावीज़ हैं, जिसमें मशरक़ वस्ता के दीगर जो ममालिक हैं उनके हवाले से भी कुछ तजावीज़ शामिल हैं। जैसे उनकी सारी तजावीज़ में इर्द गिर्द को भी देखा जाता है, जैसे to begin with लेबनान वाली, याद है ना आपको? डॉक्टर आदिल नजम बॉस्टन यूनिवर्सिटी से इन मामलात पे गहरी नज़र होती है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान अब तक मुआहिदा तो तय नहीं पाया है, लेकिन हम हर हफ्ते ही तकरीबन ये कह रहे होते हैं कि बहुत मुस्बत पेशरफ्त हुई है, फिर बीच में लगता है कि नहीं हो रही है, लेकिन अब दोनों अतराफ से तजावीज़ का तबादला हो रहा है। क्या उम्मीद रखें हम, जल्द किसी मुआहिदे तक पहुँचने की खुशखबरी मिल सकती है दुनिया को?
मेरे ख्याल में ना तो जल्द ही और ना ही अचानक। ऐसा नहीं है कि ये मुआहदा पीछे पक गया है और बस हमारे सामने आने वाला है इस वक्त, बल्कि आज के तारीख में तो मुझे ये लगता है कि कम से कम जितनी उम्मीद मुझे पिछले हफ्ते थी उससे थोड़ी कम हो गई। इसका ये मतलब नहीं कि उम्मीद नहीं है, क्योंकि दोनों फरीक जो हैं मेरे ख्याल में ऑफ रैंप चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा हो कि कोई उनको तरीका मिल जाए इससे निकलने का, लेकिन मसला ये है कि जो उनकी शरायत या उनका वो है दूसरे के लिए, वो बड़ा मुश्किल है। अमेरिका ये चाहता है कि ना सिर्फ वो जीते बल्कि ईरान अपनी हार माने, और ईरान भी इसी तरह चाहता है। सो नाउ दैट इज, अब ये एक पॉलिटिकल मसला है, सिर्फ ये नेगोशिएशन का मसला नहीं। इस वक्त जो है अमेरिका में एक धड़ा ऐसा है और इजराइल भी उस धड़े को ही सपोर्ट कर रहा है, जो ये अमेरिका को और सदर ट्रंप को समझाना चाहता है और जताना चाहता है कि जनाब आपका जो ब्लॉकेड है वो बड़ा कामयाब है। एक तो ये, और दूसरा ये कि बस उनकी जो हुकूमत है वो इतनी बिखरी हुई है कि आप एक और धक्का देंगे, एक कोई बड़ा आप अगर कर देंगे ना अटैक काइनेटिक, तो उससे सारी गेम चेंज हो जाएगी और आप सब फाते हो जाएंगे। इसी तरह ईरान जो है वहाँ से भी हम यही सुन रहे हैं कि वो ना सिर्फ तैयार है, लेकिन वो ये समझता है कि अगर अमेरिका अटैक करेगा तो इसको तोड़ेगा सीज फायर को, तो शायद उसके लिए बेहतर ये है कि वो उससे पहले ही तोड़ दे। सो इन दैट सेंस आई डू नॉट थिंक कि हम मुआहदे के किसी कोने पे खड़े हैं और कल जो है आपको खुशखबरी मिलने वाली है। ठीक है, ओके फाइन, हम भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते कि जी कल ही हमें चाहिए। अब इतना अरसा गुजर ही गया और फिर इन दोनों मुल्कों को शायद बेहतर पता है हाउ दे वांट टू गो अबाउट इट। हैविंग सेड दैट डॉक्टर आदिल, ईरानी तजावीज़ और अमेरिका के जवाबात की ज़्यादा तफसील तो सामने नहीं आई, लेकिन ज़रा बेसिक चीज़ें समझ आती हैं कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का ख़ात्मा चाहता है और ईरान इस खत्ते से अमेरिकी फोर्सेस जो है ना उनका मुकम्मल एग्जिट हो जाए, इनखला हो जाए। दैट इज़ व्हाट देयर डिमांड इज़। अब ये क्या दोनों फरीक जो हैं ये इतने बड़े फैसले लेने की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना चाहते हैं, दिखा भी सकते हैं? दे कैन दे एक्चुअली गो अबाउट एंड अग्री टू ईच अदर्स डिमांड्स? लचक की अहलियत रखते हैं, लेकिन इस वक्त ये जाहिर नहीं है कि वो ख्वाहिश रखते हैं। और मेरे ख्याल में गुफ्तगू जो है वो तो यकीनन हो रही है न्यूक्लियर मुआहदे के हवाले से, लेकिन न्यूक्लियर मुआहदा ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन में होगा। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो अगर कोई मुआहदा होगी उसकी जो खतो खाल हैं वो रिलेटिवली अब हमें क्लियर हैं, और मेरा अभी भी यही ख्याल है कि उसका सबसे बड़ा जो लेवर है वो हरमूज होगा, कि दोनों जो हैं अपना ब्लॉकेड जो है वो पीछे करें, जैसे ईरान एक बार पहले कर चुका था, ईरान उसको खोले और अमेरिका भी जो अपना ब्लॉकेड है उसको ख़त्म करे। आई थिंक दैट विल हैव टू बी अ फर्स्ट स्टेप। न्यूक्लियर के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, अगर तो मोटी एग्रीमेंट होनी है तो वो तो पहले भी हो चुकी थी, ओबामा के ज़माने में भी हो गई थी और फिर 60 दिन पहले हो गई थी ना, जब जंग शुरू हुई थी तो तकरीबन वो अग्री कर चुके थे सारी उन डिटेल्स पे। तो अगर मोटी एग्रीमेंट होगी तो वही होगी। उसके बाद जो आपको स्पेसिफिक्स चाहिए उसके लिए तो ये खतो किताबत से तो नहीं होगा, उसके लिए तो आपको एक्सपर्ट बैठने होंगे, उसमें बहुत टेक्निकलिटी होती है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं और वो हफ्तों नहीं महीनों की एक नेगोशिएशन होगी। सो आई थिंक अगर कोई एग्रीमेंट होनी है तो वो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट होगी जिसमें बेसिक प्रिंसिपल तय हो जाएंगे न्यूक्लियर के भी, जो प्रॉबेबली वही होंगे जहां हम पहले थे, हालांकि अमेरिका उस पर कोई और वार्निश करना चाहेगा, और हुर्मुज के बारे में भी कि हुर्मुज जो है वो खुल जाए, क्योंकि दुनिया का जो बेसिक इसमें फोकस है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है। ऑलराइट, रिमेंस टू बी सीन कि क्या होगा। अच्छा, लास्टली अब से ये भी बता दीजिएगा कि इस जंग का अंजाम कुछ भी हो, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि जंग शुरू करना पूरी दुनिया की तरह अमेरिका में भी सदर ट्रंप के नापसंदीदा तरीन फैसलों में से एक माना जा रहा है, या आप हमें इसकी वजाहत मज़ीद कर सकते हैं? क्या ऐसा ही है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि एक पॉपुलर सपोर्ट उनके खिलाफ है इस जंग को लेकर? क्या ये समझना गलत होगा कि ईरान से ज़्यादा सदर ट्रंप को एक मुआहदा, एक ऑफ रैम्प फौरी चाहिए?
आई एम नॉट श्योर। देखिए, जो आपका प्रेमिस है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ट्रंप के लिए ये अमेरिका में भी बहुत अनपॉपुलर है। जिस तरह जो ट्रंप साहब का सुना ये है कि उनको लेगेसी का बड़ा ख्याल है कि दुनिया मुझे कैसे याद रखेगी, ही इज़ वेरी वेरी फोकस्ड ऑन दैट। तो अब तो ये जाहिर हो गया कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी ईरान की जंग की कम अज़ कम इस वक्त जो है ईरान की जंग के हवाले से पहचानी जाएगी। जिस तरह इराक वॉर जो थी वो बुश की वॉर थी, जिस तरह वियतनाम वॉर जो थी वो निक्सन की वॉर थी, ईरान वाली जो वॉर है वो अब ट्रंप की वॉर पहचानी जाएगी। हालांकि हकीकत ये है कि वो ट्रंप से ज़्यादा नेतन्याहू की वॉर थी और नेतन्याहू की वॉर है, लेकिन ट्रंप के ऊपर वो मोहर तो लग गई है। ये भी दुरुस्त है कि अमेरिका में ये अनपॉपुलर है और पहले दिन से अनपॉपुलर है। अमूमन जंगें शुरू में अनपॉपुलर नहीं होती, क्योंकि जंग जो है वो अमूमन लोगों को इकट्ठा कर देती है, आपका नेशनलिज्म आ जाता है, अमूमन ऐसे होता है। लेकिन ये वाली जो जंग है, ये शुरू से सवाल ये पूछा जा रहा है यार किस लिए लड़ी जा रही है, किसके लिए हम लड़ रहे हैं, और ये पहले दिन से। और उनका अपना जो बेस है मागा का, उसमें एक ये भी है कि जनाब हम तो हैं ही एंटी इंटरवेंशनिस्ट, तो हमने जो एंटी इंटरवेंशनिस्ट एंटी वॉर प्रेसिडेंट चूज किया था वो तो दुनिया का, हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर प्रेसिडेंट बन गया। उसने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना दिया, उसने 11 जंगें ख़त्म करने के लिए इतनी जंगें शुरू भी कर दी और ईरान में जाके फिर हम फंस भी गए। तो ये सारी बातें दुरुस्त हैं और ये भी दुरुस्त है कि एक तरह से नहीं, अमेरिका में भी इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन नज़र आ रही है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ जंग से पहले जो तेल की कीमत थी वो एक गैलन की तकरीबन $3 से कम थी। राइट सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू दैट टाइम वी हैव। बहुत शुक्रिया आपके। वैसे बाकी आपने भी सही कहा है, नेतन्याहू की जंग तो नहीं रही है, दिस विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज यूएस अटैकिंग ईरान। ओके, एक ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। दिस यू आर गोइंग टू लाइक। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने इस साल से एक ऐसा मुनफरद प्रोग्राम शुरू किया था जिसके तहत आलमी शोहरत याफ्ता परफॉर्मर्स जो हैं वो यहाँ आएंगे, रहेंगे और यहाँ के मकामी टैलेंट को निखारेंगे। रेजिडेंसी प्रोग्राम है, आर्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम, और उसके तहत बहुत से लोग आए हैं और एक जो हैं वो हमारे साथ हैं इस वक्त इन द स्टूडियो। और नॉर्वे से इनका ताल्लुक है, परफॉर्मर हैं, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में मुताबिक दफ़ा परफॉर्म कर चुकी हैं, 2 ही दफ़ा हुआ है वैसे तो। कैरन होगिया Karen Hogia is from Norway and she is with us, and by the way she's been on our show before as well. Welcome back to Karachi. Thank you so much. So Arts Council has just recently started this residency program. What are you teaching here during this period to the students? I am teaching the students physical comedy and connection with the audience. With the audience. How can one teach comedy to somebody else? In a nutshell, give us a crash course, because we are just imagining every place has a different sense of humor. Some things work somewhere, some things don't work somewhere. How do you teach? What do you teach? So I teach, I don't know, how to have fun with your humanity. So if you imagine stand-up comedy, or if it's a lot of text, we laugh because we imagine something in our head. Like the stand-ups say one line, we all see that, and they see another line, and we change, like the image in our head. The stuff I teach is more connected with the humanity, where people laugh from their stomach, where they are seeing your vulnerability. Okay. And in society, we make a lot of walls, how to present ourselves. And these walls are practical outside, but it's not so practical if you want to connect and be vulnerable with the audience. You teach students to break these walls and connect with the audience, right? Yeah. Already, all right. So yeah, there should be a class for the audience as well, you know, to shed their own walls. And when you finally go to watch something like that, just go with the flow. So that should be like a holistic teaching over there. You will also be performing Dream Girl. Yes. Tell us about that. On Friday. So it's a show about trust and how we are treated differently based on how we look and where we are from. I am a documentary maker as well, and I have followed Syrian refugees from Greece, when I met them at the beach of Greece, to Germany, so through Europe. And the whole journey, you mean? The whole journey. All right. And first as myself, and then later dressed with a hijab, because I got taken to the police a lot. So we thought I should go undercover. So I got to experience the difference of being blonde and Norwegian coming into Europe compared to be a Muslim woman
coming into Europe. And there's a lot of difference? It's a huge difference. It's unfortunately, Europeans are not that smart. We are seeing the scarf and we get scared instead of being curious. So, right. yeah. And So is you that have documented that Yes. visually. Yeah, and then I have now made this show is I'm telling stories from this as well as I show some videos and pictures about different stories around the topic of trust. Okay, interesting. So your performance that you will be doing on Friday, is it a solo performance or there are going to be other artists and if at all some Pakistani ones Collaborations as well? It's a solo show. It's a solo show. Yeah. All right, so all those who are watching you right now, can they still register and, you know, learn something from you during this program, the residency program? I think they can come to the show, I guess, because the workshop is full of students from Art Council. But yeah, the show is also, it's me, but it's about us, like the whole room, how we can have a shared responsibility of creating the world we want to. So if they want to come and be inspired and be connected, then they should come on Friday. All right, you started coming to Pakistan, particularly to Karachi for the World Culture Festival, and this is your third time here. We must have asked you when you were here for the first time on our show that, you know, how did this all happen? Now, when you go back and when you travel around, what do you tell people about us, about Pakistan and its culture and things that you see around? I tell people that I find people extremely humble and very curious. So I've been creating 2 shows with actors from Art Council. And is the perception different than is reality different than the perception that you already had in mind before coming here? Yeah, it is. I think I don't know why, but there's some image of that it's completely chaos and people are so busy and they're a bit aggressive, but it's not. Like I was in India last week, it's way more aggressive on the roads there than here. I find people are, you know, like very humble, but at least of my experience, and also very curious. They want to know more, they want to learn more. Yeah, and like, and very friendly. I find it's the hospitality is really, really nice. And the minds are definitely open. Now, I'm very curious to know one thing. I mean, it's a cynical world, and with so many wars and unjust, you know, things happening all around us. When you teach your class about comedy, where does one bring out that level of humor, you know, that it's okay to laugh, it's okay to let go, it's okay to accept even in very challenging times? Yeah, well, that's, I don't know, I think it's a freedom of laughing of how, like, humans are very stupid in a good way. We are doing a lot of stupid things all the time. And it's more fun to laugh of it than pretending I fell, but no one saw it. Like, it's fine. Let's just we are here on this earth one time. Lighten things up and lighten atmosphere. Yeah. Let's do that. And I think also there is some power of having fun and exploring that and being free rather than being caged in. And the world can seem very scary, and it is really scary. Humans carve a way out of every situation and everything, because you have been to Palestine as well in February. Yes. And you went to West Bank, and then, you know, you also collaborating and doing some workshops with them, with artists there, with students there. So yeah, whatever tragedy, you know, unfolds around us, we still find a way to move on. Well, Karen, that's all the time we have, but thank you so much for being here and best of luck with your performance as well. And your workshop as well. मुश्किल काम है, लेकिन अपने आप को ना जरा इजी कर देना चाहिए, हर चीज़ में टेंशन नहीं लेनी चाहिए, और क्यों ह्यूमर एलिमेंट जो है वो हर सिचुएशन में नजर आ ही जाता है अगर आप देख रहे हो. All right. So break लेते हैं, yes, वापस आ रहे हैं. break ले लेते हैं. Good morning. वेलकम. अच्छा, आज आपको बताएं कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, और ये उन लोगों को सलाम पेश करने का दिन है जो हमारी जान, हमारी माल को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू 1112 सिंध के फायर फाइटर अली रज़ा और तर्जुमान हसन उल हसीब साहब. बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन के लिए. और हम आपसे हसन साहब सबसे पहले शुरू करते हैं. बताइएगा क्या सूरत हाल में बेहतरी आ सकी है. जाहिर है
अब ये जो गुज़श्ता साल है, ये साल अब हमारे लिए बड़ा तकलीफ दे इसलिए रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए क्योंकि एक हौलनाक तरीन सानेहा हुआ गुल प्लाजा, और छोटे छोटे तो होते रहते हैं लेकिन एक बहुत ही मेजर ये जो सानेहा जिसमें हुआ, अरबों का नुकसान हुआ, जानें अलग गई हैं, जिसका ज़ाहिर है कोई इजाला नहीं हो सकता। अब चीज़ें क्या उसके बाद बेहतर हुई हैं, वैसी ही हैं, क्या बता सकेंगे आप हमें? लेकिन सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप लोगों का कि आपने ये दिन जो है इसका अवेयरनेस के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया, हमें टाइम दिया अपने शो में। इंटरनेशनल फायर फाइटर डे का अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है और तरक्की याफ्ता ममालिक में हम ये देखते हैं कि जो स्कूल्स के बच्चे होते हैं उनके तदरीसी अमल में ये फायर फाइटिंग का सब्जेक्ट डाल दिया जाता है। जब तक कि वो एडल्ट हों, जब तक कि वो बड़े हों तो उनको वो आइडियलाइज़ करते हैं फायर फाइटर को और दे आर ड्रीम टू बी द फायर फाइटर। बट यहाँ पे हम इस चीज़ का एक फुकदान देखते हैं और इसीलिए ये दिन सेलिब्रेट होता है। फिर आप लोग इसमें स्पेशली शुक्रगुज़ार हूँ मैं जियो का और आपका कि वो इसमें अपनी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन प्ले कर रहे होते हैं। अब चूँकि बहुत बार हम आपके पास आए, ये अवेयरनेस चलती रही है, इसमें यकीनन फायर फाइटर्स का, रेस्क्यू 1112 का, इमरजेंसी सर्विसेज का कहीं ना कहीं एक्सपोजर बढ़ता रहा। तो जैसा कि आपने बोला कि पिछला साल यकीनन वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था जिसमें बहुत सारी कीमती जानें गईं और उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो अभी इम्प्लीमेंट तो नहीं हुए लेकिन वो पॉलिसी टाइमलाइन उनकी पॉलिसी पर है और पॉलिसी के बाद जब वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होंगे तो हम समझते हैं कि सिंध भर में इस एमरजेंसी सर्विस को या फायर फाइटिंग के शोबे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन मिलेगी, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट मिलेगी। और फिर ऑब्वियसली फिर आप चाहते भी होंगे कि और भी लोग ऑब्वियसली इस फील्ड में आने चाहिए। जिस तरह आपने बात की है, आगाज़ ही किया था कि अगर वेस्ट में देखा जाए तो इतना उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि वो आइडलाइज करते हैं, वो बनना चाहते हैं। अली रज़ा ये बताएं कि आप कैसे फिर इस तरफ आए, क्योंकि है बड़ा ये चैलेंजिंग काम, कोई आसान तो नहीं है, जाने जाती हैं। मैं एज आ प्राइवेट कंपनी में एज आ फायर फाइटर था और इसके अलावा मैंने 2022 में रेस्क्यू 1122 में अप्लाई किया और मैं यहाँ पे भर्ती हुआ। फिर ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमने 6 माह की ट्रेनिंग लाहौर से हासिल की। उसके बाद यहाँ कराची में हमारी तैनाती हुई। फिर उसके बाद हम ऑपरेशन करते रहे। यहाँ कराची में काफ़ी ऑपरेशनों में हमने हिस्सा लिया। आपने कराची बहुत ऑपरेशन किए। अच्छा, क्या ऐसी चीज़ें अली रज़ा जो आप चाहेंगे कि आवाम को पता होनी चाहिए अगर उनके इर्द गिर्द कहीं आग लग गई है, कहीं धुआं फैल रहा है? क्या इब्तिदा, हमें पता है इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए, बहुत सी बिल्डिंगों में नहीं होते। हमें पता है कि बिजली की आग पे पानी नहीं फेंकना चाहिए, मतलब ये कुछ, ये भी कुछ तो कॉमन सेंस बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता होगा। प्लीज़ हमें बताइए कि बिजली की तारों से, यूजुअली हमारे यहाँ बिजली की तारों से आग लगना शुरू होती है, उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? देखें, जैसे कि ये बिल्डिंग वगैरह में लूज़ वायरिंग वगैरह होती हैं तो इसके ऊपर इन लोगों को यहाँ की जो भी मतलब यूनियन वगैरह होती हैं जो भी है उनको देखना चाहिए। लूज़ वायरिंग की बुनियाद पर भी ये ज़्यादा शॉर्ट सर्किट होते हैं और ओवरलोडेड की वजह से भी ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का खदशा होता है। और ज़्यादा तक जो है लोगों का अवेयरनेस की वजह से ये आग फैलाव होता है, आग का फैलाव होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आग बेकाबू होती है तो ये 1 से 1.5 मिनट का ही टाइम होता है बामुश्किल आप लोगों के पास इसको कवर करने के लिए। अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर आपको चाहिए सबसे पहले, अगर आपकी कंट्रोल से बाहर हो गया है तो फिर बेहतर ये आप इवैक्यूएट कर जाएं उस जगह से और जल्द से जल्द इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 को इमरजेंसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड इसलिए अली रज़ा क्योंकि लोगों को लगता है कि अभी तो आग लगना शुरू हुई है, हम निकल जाएंगे, लेकिन आप बता रहे हैं लिटरली वो 1-1.5 मिनट आर कीमती, वो 1-1.5 मिनट का ही टाइम है, या तो आपके पास कंट्रोल में आ गई या नहीं तो आप फिर भाग जाएं वहां से। बिल्कुल सर। अच्छा, भागें भी क्या? धुआं अगर फैल गया हो तो क्या नीचे लेट के रेंगते हुए जाएं, क्या करें? क्या मुंह को ज़मीन से स्मोक जो है तकरीबन 1.5 से 2 फीट ऊपर होता है स्मोक, तो काइंडली आप रेंग के भी जा सकते, क्रॉलिंग करते हुए या नीचे बैठ के या कोई रुमाल हो उसका गीला करके आप मुँह पर लपेट लें तो वैक्यूएट आसानी से आप मुश्किल कर सकते हैं। अच्छा हसन, ये बताइएगा कि जिस तरह एक ज़माने में तो एनसीसी का एक पूरा प्रोग्राम होता था, फिर स्काउट्स वगैरह, उसके नंबर होते थे, मतलब ये बड़ी चीज़ें होती थी और जिनमें ये फायर फाइटिंग वगैरह ये सारा निज़ाम बेसिक सिखाया जाता था। अब आप बता सकते हैं हमें कि अब होता है कि नहीं होता, और क्या आप लोग भी प्रपोज करते हैं थ्रू एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स के इसको एज अ कोर्स डाला जाए? बिल्कुल, हम प्रोपोज जस्ट ये नहीं कि हम प्रोपोज करते हैं बल्कि हमारी एफ़र्ट रही है कि हमने
बहुत सारे जो पब्लिशर्स हैं प्राइवेट स्कूल्स के, उसमें एक ना एक सब्जेक्ट तो ऐड करवा ही दिया है स्कूल लेवल पे कि वो बच्चे एटलीस्ट इमरजेंसी नंबर को याद रखें इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर उन्हें हो जाती है। इसके अलावा जो आपने बोला, बिल्कुल ये कोर्सेज हुआ करते थे माजी में, और उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए रेस्क्यू 1112 ने अपना एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग विंग इस्टेब्लिश किया, जो अब तक कोई मोर देन 40,000 स्टूडेंट्स, वॉलंटियर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों को ट्रेंड कर चुके हैं। क्योंकि जैसा कि अली ने बताया और आप लोग यकीनन इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑलवेज़ कम्युनिटी इट्सेल्फ होती है। ऑक्यूपेंट किसी भी इमारत के वो इट्सेल्फ होते हैं। जहाँ भी आप आग लगने के वाक़यात को बदतर होता देखेंगे तो आप अगर उसका ट्रेंड निकालेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि उन्होंने सबसे पहले लापरवाही यही की कि उसको लाइट लिया, या वो अनट्रेंड थे, वो अनट्रेंड थे, उन्हें बेसिक ट्रेनिंग। एक तो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, फिर रेत डाल लें अगर कुछ नहीं मिल रहा तो। अगर रेत, बिल्कुल रेत, ये तो बेसिक चीज़ है जो, और ये तो वो चीज़ें जो आपके पास ऑलरेडी चाहिए, आप उसको तैयारी में रखें। हसन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अली रज़ा, थैंक यू। और हम वक्तन फ़वक्तन आपको ज़हमत देते रहेंगे ताकि इस बारे में मज़ीद एजुकेट हम कर सकें, और थोड़ी सी एजुकेशन खुद भी लें। मतलब हर चीज़ नहीं आप डिपेंड कर सकते कि जी अगला आएगा और हमें बचाएगा, कुछ खुद अपने आप के लिए करें। स्मार्टफोन है, कुछ भी आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन सी टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे, बाय।